नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज की खबरें आपके लिए अहम हैं क्योंकि इन खबरों में राजनीतिक जंग भी है, लोकतंत्र की रणनीतियां भी हैं और एक ऐसा सच भी है जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। आज हम बात करेंगे बिहार में लालू राबड़ी परिवार बंगला विवाद, उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव की चेतावनी, पश्चिमी यूपी की सियासी जंग और 2027 की तैयारी और महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगह उनका अपना घर। तो बने रहिए क्योंकि आज हम आपको हर मुद्दे की पूरी कहानी, आंकड़े और सियासी आंकड़े आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने इन्फिनिटी कैंपस का किया उद्घाटन, रॉकेट विक्रम 1 को किया लॉन्च। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड घायल। शेख हसीना को 21 साल जेल की सजा, भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट का फैसला। हांगकांग की 3 बिल्डिंग्स में लगी आग, 55 लोगों की हुई मौत। बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के मालदा में 1 करोड़ 2 लाख रुपए का सोना जब्त किया, तस्कर फरार। असम के धुबरी से 4 बांग्लादेशी लड़कियां अरेस्ट, दलाल ने पैसे लेकर कराई थी एंट्री। करोलबाग में अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी में बीएलओ की मौत पर अखिलेश यादव का हमला, बोले सत्ता के अहंकार में बीजेपी। सोने के भाव में मामूली गिरावट, चांदी की बड़ी कीमत, 1,27,900 रुपए हुआ गोल्ड। हरे निशान पर बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 110 अंक कुचला, निफ्टी 26,200 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। आज हम आपके लिए बिहार की राजनीति में उठ रहे सबसे बड़े विवादों में से एक की खबर लेकर आए हैं। जी हां, बिहार चुनाव खत्म होने के बाद बिहार की राजनीति में फिर एक बार बंगले का विवाद गरमाने लगा है। आपको बता दें, बिहार की नई सरकार के मंत्रियों को आवास आवंटित कर दिए गए हैं। वहीं राबड़ी देवी को भी 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को कहा गया है। ऐसे में सवाल ये है कि 20 साल से लालू राबड़ी परिवार का राजनीतिक ठिकाना रहे 10 सर्कुलर रोड बंगले को खाली करने का आदेश आखिर क्यों आया? क्या ये सिर्फ सरकारी नियम का पालन है या इसके पीछे राजनीतिक संदेश भी है? आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बंगले के नए नियम क्या हैं, लालू राबड़ी परिवार की इस विवाद पर प्रतिक्रिया क्या आई है और हाई कोर्ट के 2019 के आदेश का इस पर क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। आपको बताते चलें, 2 दशकों में ये बंगला सिर्फ एक घर नहीं रहा बल्कि बिहार की राजनीति का केंद्र बन चुका है। यही वह जगह है जहां लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित किया, फैसले लिए और पार्टी की रणनीतियों को आकार दिया। लेकिन अब नई एनडीए सरकार ने इस ऐतिहासिक पते को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया है। राबड़ी देवी को अब नेता प्रतिपक्ष कोटे से 39 हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया गया है। वहीं उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी रोहिणी आचार्य ने इसे सियासी प्रतिशोध करार दिया है। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार सरकार ने विधायकों के लिए एक नया आवास व्यवस्था सिस्टम लागू किया है। अब हर विधानसभा सीट के लिए अलग बंगला बनाया गया है। विधायक जो भी सीट जीतेंगे उन्हें उसी सीट के नाम के बंगले में ही रहना होगा। इससे अब कद काठी के हिसाब से बंगले नहीं दिए जाएंगे और ना ही लड़ाई होगी। जैसे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 5 देश रत्न मार्ग, विजय कुमार सिन्हा को 3 स्टैंड रोड, अन्य मंत्रियों को सर्कुलर रोड, पोलो रोड, होर्डिंग रोड, नेहरू पार्क, टेलर रोड में बंगले दिए गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बिहार सरकार ने 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का 3 महीने का नोटिस भेज दिया है, जिसके बाद लालू परिवार ने इसे लेकर सियासी हंगामा शुरू कर दिया है। तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने इसे सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए लिखा है कि ये सुशासन बाबू का विकास मॉडल है जिसमें लालू परिवार का अपमान प्राथमिकता बन गया है। आपको बता दें, 2005 के बाद जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद संभाला तब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया था।
लालू परिवार का ये घर 20 साल तक उनका राजनीतिक ठिकाना रहा। वहीं 2017 में तेज प्रताप यादव को 5 देश रत्न मार्ग खाली करने का नोटिस मिला, जिसके बाद उन्हें पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका खारिज कर दी और पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले, सुरक्षा और सुविधाओं पर रोक लगा दी। जिसके बाद राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने की वजह से 10 सर्कुलर रोड में रहने की अनुमति मिली, जहां नई एनडीए सरकार ने इस नियम को लागू किया और निर्वाचन क्षेत्र के नाम वाले बंगले तय किए। वहीं अब कुछ सवाल है जो जनता भी जानना चाहती है, क्या नेता प्रतिपक्ष और मंत्री भी वही बंगला मिलेगा जैसा विधायकों को मिलता है? क्या लालू परिवार अदालत का रास्ता अपनाएगा? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक कदम है या सियासी कार्रवाई? जाहिर है बिहार की राजनीति में बंगलों का नया नक्शा तैयार हो गया है। 20 साल पुराने राजनीतिक ठिकानों से अब पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार को हटना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या ये प्रशासनिक नियम का पालन है या फिर सियासी संदेश? चाहे जो भी हो, 10 सर्कुलर रोड अब इतिहास बन चुका है और नई सरकार ने साफ कर दिया है कि राजनीति बदल गई है तो बंगला भी बदल जाएगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है और वो है एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षक को लेकर चेतावनी। जी हां, अखिलेश यादव ने यूपी एसआईआर को लेकर बड़ी चेतावनी दी है, जिसमें दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई मुस्लिम और यादव वोट बैंक को टारगेट करके की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोटर्स के नाम कटने की चेतावनी आखिर क्यों दी? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है? इसके पीछे राजनीति, रणनीति और वोट बैंक सुरक्षा का मामला है। आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे उत्तर प्रदेश एसआईआर है क्या, वोटर लिस्ट से नाम कटने का क्या मतलब और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है और अखिलेश यादव का इस पर सख्त रुख क्यों। आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हाल ही में लखनऊ में 120 बहादुर फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म देखने के बाद उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा एसआईआर यानी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि अगर नेता और कार्यकर्ता इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो उनका टिकट कटना तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव के चलते वोटर लिस्ट से नाम काटे जा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये सीधे यादव और मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश रहेगी। अखिलेश ने कहा कि अगर यही दबाव और लापरवाही रही तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 करोड़ लोगों के वोट काट दिए जाएंगे। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। मैं अभी भी मांग कर रहा हूं। इसमें 4 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है, जिसमें जो देखिए, ये गोंडा में एक अध्यापक, मैं नाम दिमाग से उतर रहा है क्योंकि 120 बहादुर देख के आए हूं, तो यादव जो हमारे अध्यापक थे उनकी जान चली गई और एक कोरी बिरादरी के थे जो फतेहपुर में, जिसकी शादी होने वाली थी, वो आत्महत्या कर लिया। और जो आपके माध्यम से जानकारी मिली गई, इलेक्शन कमीशन तो बता नहीं रहा, ना सरकार बता रही है, बड़े पैमाने पर बीएलओ की जान गई है और मजबूरी में मुझे बीएलओ के पक्ष में भी पत्र लिखना पड़ा, जानकारी देनी पड़ेगी किस मेंटल प्रेशर में वो काम कर रहे हैं। और सरकार का दबाव है कि वो कैटेगरी में सबके जल्दी फॉर्म भर दो, जैसे उन्होंने क्या किया, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने बताया कि फॉर्म बंट गया, बीएलओ ने फॉर्म बांट दिए। अगर मैं रैंडम पूछूं किसी से किसको फॉर्म मिला है, बीएलओ ने दिया, बताते हैं किसी को फॉर्म नहीं दिया। यहाँ किसी को फॉर्म मिला बीएलओ का, तो जानते हो फॉर्म, देखिए सब 18 साल से ऊपर हैं ये लोग, 18 साल से ऊपर हुआ और इनको किसी को बीएलओ फॉर्म नहीं मिला, दिए नहीं बीएलओ ने फॉर्म। और जो आंकड़ा कंप्यूटर में बता रहा है कि बीएलओ ने 99.45% फॉर्म बांट दिए हैं। अब उन पे प्रेशर है क्योंकि आज तारीख क्या हो गई है, आज 26 तारीख है,
तो सोचिए 8-9 दिन में उन्हें पूरा भरा हुआ दिखाना है, तो वो बहुत सिंपल काम कर रहे हैं। जो आखिरी कैटेगरी है उसमें बिल्कुल जल्दी से फॉर्म भरे दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2-2.5 करोड़ लोगों का, और उससे हो सकता है यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे। अब आप सोचिए, ये मत पूछो कौन, भाजपा चुनाव आयोग दोनों एक हैं। और सोचिए, आज आपने तो सुना होगा ना, कितने लंबे लंबे भाषण दे रहे थे बीजेपी के लोग संविधान पर। उससे पूछिए डेमोक्रेसी कैसे बचेगी बिना वोट के। और जब सेक्युलर हमारी फैब्रिक है, सेक्युलर फैब्रिक को सबसे ज्यादा चोट कौन पहुंचा रहा है? हमारे भाईचारे पर, हमारे एक दूसरे का जो लगाव था, एक दूसरे के प्रति हम लोग एक दूसरे के गले मिलते थे, तो भाईचारे को कौन सबसे ज्यादा ठेस पहुंचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। और सोशलिस्ट तो शब्द ही हटा दो इनको, कि इन्हें चिंता ही नहीं है सोशलिज्म क्या है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को सब लाभ पहुंचा रहे हैं। सुनने में आया है 10 लाख करोड़ से ज्यादा उधार बांट दिया है। अगर आपको अमीर बनना है, उधार में पैसा ले लो, कारोबार कर लो, उधार में पैसा ले लो और बड़े बन जाओ। तो ये नई रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के, कि अपने लोगों को ही लोन दीजिए, अपने लोगों को उधार दीजिए, उन्हीं को बड़ा बना दीजिए, उन्हीं के अंडर सबको ले आओ। और यही हालत हमारे चैनलों की भी हो गई। धीरे धीरे उनकी भी स्थिति यही हो गई, क्योंकि उनको चलाने के लिए कोई बजट चाहिए। अगर बजट मना कर देंगे तो चैनल नहीं चलेंगे। तो इसलिए बजट की लूट भी है, तो ये कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा? आप सोचिए। अखिलेश यादव ने बताया कि कई जगह बूथ लेवल अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बीएलओ की जान जा चुकी है या उन्होंने स्वयं आत्महत्या कर ली। फार्म समय पर भरना सरकार के दबाव में हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 99.45% फॉर्म बांट दिए गए हैं, लेकिन अब उन्हें 8 और 9 दिन में फॉर्म भरकर दिखाना है। इससे उनका कहना है कि ये सीधे वोट कटने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ वोट बैंक बचाना नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी के पीडीए यानी कि आधी आबादी की सोच का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर भी समर्थन जताया और कहा कि इसके जरिए युवा फौज में शामिल होकर देश की सेवा कर सकते हैं। भाई, मैं तो बहुत दिनों से मांग रहा हूँ, ये जो गुजरात के अहीर हैं, हरियाणा के अहीर हैं और राजस्थान के अहीर भाई लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर हम अहीर रेजिमेंट मांगते हैं तो गुजरात में हमारा पुतला फूंकते हैं। अब आप बताओ ना, तुम मांग रहे हो ना अहीर रेजिमेंट, हमें खुशी है कि अगर हमारे साथी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं। पहली इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं जितनी भी रेजिमेंट जिन जिन नाम से मांगी जा रही हैं उन सबको बनाया जाए। और इसलिए बनाया जाए कि हमारे नौजवान बड़े पैमाने पर वर्दी पहन कर के देश की सेवा करना चाहते हैं, भारत माँ की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फौज की भर्ती हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेजिमेंट बने। और मैं इस मौके पर फरहान अख्तर जी को बधाई दूंगा, उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा। जाहिर है बीते बिहार चुनावों के नतीजों के बाद सपा पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। पार्टी चाहती है कि एसआईआर प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए और समय सीमा को बढ़ाकर 3 महीने कर दिया जाए ताकि समर्थकों के वोट सुरक्षित रह सकें। तो देखा जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मतदाता सुरक्षा और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह सतर्क है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पार्टी नेताओं को सख्त अल्टीमेटम दिया। उत्तर प्रदेश एसआईआर के परिणाम और वोटर लिस्ट की सुरक्षा सीधे चुनावों की दिशा और राजनीतिक समीकरण तय करेगी। अब ये देखना होगा कि आगामी महीने में प्रक्रिया कितनी प्रभावी और निष्पक्ष साबित होती है। इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में तेजी पकड़ रही है। सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सत्ता की बिसात कौन बिछाएगा, बसपा प्रमुख मायावती या आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। दोनों ही इस इलाके में दलित मुस्लिम समीकरण साधने की कवायद में जुटे हुए हैं।
आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चंद्रशेखर आजाद ने मुजफ्फरनगर से अपने संवैधानिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ अभियान की शुरुआत कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती की रणनीति को चुनौती दी है और कैसे मायावती भी बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्माण दिवस पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने उतर रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस सियासी खेल की पूरी कहानी को। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के उभरते चेहरे चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में अपने मिशन 2027 का आगाज किया। रैली में उन्होंने सिर्फ संवैधानिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ का नारा बुलंद किया, बल्कि उपस्थित जनता को संविधान की शपथ भी दिलाई। रैली का मुख्य मकसद था दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करना, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा की पकड़ मजबूत हो सके। इसके लिए आजाद समाज पार्टी ने सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद मंडल के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया। पिछले एक महीने से पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव चौपाल लगाकर इस रैली में भारी भीड़ जुटाई। चंद्रशेखर आजाद का मकसद सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन की ताकत और संगठन की स्थिति का जायजा लेना भी था। वहीं बसपा प्रमुख मायावती भी सियासी मैदान में पूरी तरह सक्रिय दिख रही हैं। हाल ही में काशीराम के परिनिर्माण दिवस पर लखनऊ में बड़ी रैली की और अब 6 दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर के परिनिर्माण दिवस पर नोएडा में बड़ी जनसभा कर रही हैं। मायावती की कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम वोटों का फिर से समीकरण सही किया जाए, ताकि 2027 के चुनाव में बसपा की पकड़ मजबूत हो। जाहिर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में दलित और मुस्लिम वोटर निर्णायक माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स लगभग 22% हैं और मुस्लिम वोटर्स 20%। ऐसे में अगर दोनों समुदाय एक साथ मतदान करें तो ये आंकड़ा 42 बन जाता है। इसके साथ ही अति पिछड़ा जाति के वोट जुड़ जाएं तो चुनाव में जीत लगभग तय हो जाती है। आपको बताते चलें, मायावती ने पहले इसी फॉर्मूले के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम वोट बसपा से खिसक गया। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी इसी समीकरण को अपनाकर नगीना लोकसभा सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद ने दलित युवाओं में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वे मुस्लिम वोटों को भी जोड़ पाएंगे और मायावती की सियासत को चुनौती दे पाएंगे। हालांकि ये तो साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2027 के लिए सियासी जंग का केंद्र बन चुका है और दलित मुस्लिम समीकरण इस जंग का निर्णायक हथियार होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच अभी से राजनीतिक जंग शुरू हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर से अपने मिशन 2027 की शुरुआत कर चुके हैं, वहीं मायावती नोएडा से अपनी शक्ति दिखाने जा रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित मुस्लिम समीकरण और संगठन की ताकत तय करेगी कि आखिरकार इस इलाके का बेताज बादशाह कौन बनेगा। हम लगातार इस सियासी लड़ाई की हर नई अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। कहते हैं, महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसका अपना घर होता है, जहां वो बिना किसी डर और दबाव के सुकून से रह सकती है। लेकिन अगर हम कहें कि ऐसा नहीं है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि यूएन की रिपोर्ट का कहना है। जी हाँ, दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर कहा जाता है कि बाहर निकलना सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट इस धारणा को पूरी तरह बदल देती है। आपको बता दें, यूएन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार हर 10 मिनट में एक महिला या लड़की की हत्या उसी के किसी करीबी यानी पति, साथी, पिता, भाई या अन्य परिवार के सदस्य के द्वारा की जा रही है। ये चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा उनके घर में ही मौजूद है। हर दिन औसतन 137 महिलाएं अपने ही घर में जान गंवा देती हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में लगभग 83,000 महिलाएं और लड़कियों की हत्या की गई, जिसमें से 60% यानी करीब 50,000 महिलाएं
और लड़कियां अपने करीबी साथी या परिवार के सदस्य के द्वारा ही मारी गईं। दुनिया के कई हिस्सों में घर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगह बन चुका है। डिजिटल हिंसा तेजी से बढ़ रही है। इसमें ऑनलाइन धमकियां, डीफेक वीडियो और बिना अनुमति के तस्वीर शेयर करना शामिल है। ये सिर्फ ऑनलाइन ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कई बार ऑफलाइन हिंसा और हत्या का रास्ता भी बन जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के कई भी हिस्से महिला पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। चलो, अफ्रीका सबसे ज्यादा प्रभावित, 2024 में लगभग 22,000 मामले। अमेरिका प्रति 1 लाख महिला, आबादी 1.5 हत्याएं। एशिया 0.7 हत्याएं। यूरोप 0.5 हत्याएं। आपको बता दें, पुरुषों की हत्या में मात्र 11% मामले उनके करीबी या परिवार के सदस्यों के द्वारा होते हैं, जो इस हिंसा की प्रकृति और महिलाओं के लिए जोखिम की गंभीरता को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंकड़े सीमित हैं और कई देशों से पूरा डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया, इसीलिए वास्तविक स्थिति इससे और भी भयावह हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि महिला हिंसा वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है। जब तक कानून, समाज और तकनीकी मिलकर कार्रवाई नहीं करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ एक कल्पना बनी रहेगी। तो देखा जाए तो दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा उनके अपने घर में मौजूद है। महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वैश्विक मुद्दा है और इसके लिए ठोस कदम उठाना अब समय की मांग है। तो देखा आपने, आज हमने आपको बिहार की राजनीति के बंगले विवाद से लेकर उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची और सियासी जंग और अंत में महिलाओं की सुरक्षा के गंभीर मुद्दों तक की पूरी तस्वीर दिखाई। ये मुद्दे सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि हमारे समाज और लोकतंत्र की वास्तविकता को दर्शाते हैं। हम लगातार आपके लिए हर मुद्दे की नई अपडेट लाते रहेंगे। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।